आज हम इस वीडियो में उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के लोकप्रिय उपन्यास कर्मभूमि के 35वें भाग से परिचित होंगे। इससे पहले हम पिछले भाग यानी 34वें भाग के सारांश पर एक नजर डालें। अमरकांत के जाने के बाद सकीना बीमार रहने लगी थी। एक दिन सुखदा उसे मिलने आती है और सकीना मरकर भी गरीबी मिटाने का संकल्प करती है। प्रस्तुत है कर्मभूमि उपन्यास का भाग 35वां। सुखदा सेठ धनीराम के घर पहुंची तो 9 बज रहे थे। बड़ा विशाल आसमान से बातें करने वाला भवन था, जिसके द्वार पर एक तेज बिजली की बत्ती जल रही थी और 2 दरबान खड़े थे। सुखदा को देखते ही भीतर बाहर हलचल मच गई। लाला मनीराम घर से निकल आए और उसे अंदर ले गए। दूसरी मंजिल पर सजा हुआ मुलाकाती कमरा था। सुखदा वहां बैठाई गई। घर की स्त्रियां इधर उधर पर्दों से झांक रही थी। कमरे में आने का साहस न कर सकती थी। सुखदा ने कोच पर बैठकर पूछा, सब कुशल मंगल है? मनीराम ने एक सिगार सुलगा कर धुआं उड़ाते हुए कहा, आपने शायद पेपर नहीं देखा। पापा को 2 दिन से ज्वर आ रहा है। मैंने तो कलकत्ता से मिस्टर लेंसर्ट को बुला लिया है। यहाँ किसी पर मुझे विश्वास नहीं। मैंने पेपर में तो दे दिया था। बूढ़े हुए, कहता हूँ आप शांत होकर बैठिए, और वो चाहते भी हैं, पर यहाँ जब कोई बैठने भी दे। गवर्नर प्रयाग आए थे। उनके यहाँ से खास उनके प्राइवेट सेक्रेटरी का निमंत्रण आ पहुंचा। जाना लाजमी हो गया। इस शहर में और किसी के पास निमंत्रण नहीं आया। इतने बड़े सम्मान को कैसे ठुकरा दिया जाता। वही सर्दी खा गए। सम्मान ही तो आदमी की जिंदगी में एक चीज है। यूं तो अपना अपना पेट सभी पालते हैं। अब यह समझिए कि सुबह से शाम तक शहर के रईसों का तांता लगा रहता है। सवेरे डिप्टी कमिश्नर और उनकी मेम साहब आई थी। कमिश्नर ने भी हमदर्दी का तार भेजा है। 2-4 दिन की बीमारी कोई बात नहीं। यह सम्मान तो प्राप्त हुआ। सारा दिन अफसरों की खातिरदारी में कट रहा है। नौकर पान इलायची की तस्तरी रख गया। मनीराम ने सुखदा के सामने तस्तरी रख दी। फिर बोले, मेरे घर में ऐसी औरत की जरूरत थी जो सोसाइटी का आचार व्यवहार जानती हो और लेडियों का स्वागत सत्कार कर सके। इस शादी से तो वो बात पूरी हुई नहीं। मुझे मजबूर होकर दूसरा विवाह करना पड़ेगा। पुराने विचारों की स्त्रियों की तो हमारे यहाँ कमी न थी, पर वो लेडियों की सेवा सत्कार तो नहीं कर सकती। लेडियों के सामने तो उन्हें ला ही नहीं सकते। ऐसी फुहड़ गवार औरतों को उनके सामने लाकर अपना अपमान कौन कराए? सुखदा ने मुस्कुराकर कहा, तो किसी लेडी से आपने क्यों विवाह ना किया? मनीराम निसंकोच भाव से बोला, धोखा हुआ, और क्या। हम लोगों को क्या मालूम था कि ऐसे शिक्षित परिवार में लड़कियां ऐसी फुहड़ होंगी। अम्मा, बहनें और आसपास की स्त्रियां तो नई बहू से बहुत संतुष्ट है। वो व्रत रखती है, पूजा करती है, सिंदूर का टीका लगाती है। लेकिन मुझे तो संसार में कुछ काम, कुछ नाम करना है। मुझे पूजा पाठ वाली औरतों की जरूरत नहीं। पर अब तो विवाह हो ही गया। यह तो टूट नहीं सकता। मजबूर होकर दूसरा विवाह करना पड़ेगा। अब यहाँ 2-4 लेडियां रोज ही आना चाहे, उनका सत्कार ना किया जाए तो काम नहीं चलता। सब समझती होंगी यह लोग कितने मूर्ख हैं। सुखदा को इस 21 वर्ष वाले युवक की इस निसंकोच सांसारिकता पर घृणा हो रही थी। उसकी स्वार्थ सेवा ने जैसे उसकी सारी कोमल भावनाओं को कुचल डाला था। यहाँ तक कि वो हास्यास्पद हो गया था। इस काम के लिए तो आपको थोड़े से वेतन में किरानियों की स्त्रियां मिल जाएंगी, जो लेडियों के साथ साहबों का भी सत्कार करेंगी।
आप इन व्यापार संबंधी समस्याओं को नहीं समझ सकती। बड़े बड़े मिलों के एजेंट आते हैं। अगर मेरी स्त्री उनसे बातचीत कर सकती तो कुछ ना कुछ कमीशन रेट बढ़ जाता। यह काम तो कुछ औरत ही कर सकती है। मैं तो कभी ना करूं, चाहे सारा कारोबार जहन्नुम में मिल जाए। विवाह का अर्थ जहाँ तक मैं समझता हूँ वो यही है कि स्त्री पुरुष की सहगामिनी है। अंग्रेजों के यहाँ बराबर स्त्रियां सहयोग देती है। आप सहगामिनी का अर्थ नहीं समझे। मनीराम बोला, कम से कम आपको इस विषय में मुझे उपदेश करने का अधिकार नहीं है। आपने इस शब्द का अर्थ समझा होता तो इस वक्त आप अपने पति से अलग ना होती और ना वो गली कूंचों की हवा खाते होते। सुखदा का मुखमंडल लज्जा और क्रोध से आरक्त हो उठा। उसने कुर्सी से उठकर कठोर स्वर में कहा, मेरे विषय में आपको टीका करने का कोई अधिकार नहीं है। लाला मनीराम, जरा भी अधिकार नहीं है। आप अंग्रेजी सभ्यता के बड़े भक्त बनते हैं। क्या आप समझते हैं कि अंग्रेजी पहनावा और सिगार ही उस सभ्यता के मुख्य अंग है? उसका प्रधान अंग है महिलाओं का आदर और सम्मान। वो अभी आपको सीखना बाकी है। कोई कुलीन स्त्री इस तरह आत्मसम्मान खोना स्वीकार ना करेगी। उसका गर्जन सुनकर सारा घर थर्रा उठा और मनीराम की तो जैसे जबान बंद हो गई। नीना अपने कमरे में बैठी हुई भाबज का इंतजार कर रही थी। उसकी गर्जन सुनकर समझ गई कोई ना कोई बात हो गई। दौड़ी हुई आकर बड़े कमरे के द्वार पर खड़ी हो गई। मैं तुम्हारी राह देख रही थी भाभी, तुम यहाँ कैसे बैठ गई? सुखदा ने उसकी ओर ध्यान न देकर उसी रोष में कहा, धन कमाना अच्छी बात है, पर इज्जत बेचकर नहीं। और विवाह का उद्देश्य वो नहीं जो आप समझते हैं। मुझे आज मालूम हुआ कि स्वार्थ में पड़कर आदमी का कहाँ तक पतन हो सकता है। नैना ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे उठाती हुई बोली, अरे तो यहाँ से उठोगी भी? सुखदा और उत्तेजित होकर बोली, मैं क्यों अपने स्वामी के साथ नहीं गई? इसलिए कि वो जितने त्यागी है मैं उतना त्याग नहीं कर सकती थी। आपको अपना व्यवसाय और धन अपनी पत्नी के आत्मसम्मान से प्यारा है। उन्होंने दोनों ही को लात मार दी। आपने गली कुंचों की जो बात कही, इसका अगर वही अर्थ है जो मैं समझती हूँ तो वो मिथ्या कलंक है। आप अपने रुपये कमाते जाइए। आपका उस महान आत्मा पर छींटे उड़ाना छोटे मुंह बड़ी बात है। सुखदा लोहार की एक को सोनार की 100 से बराबर करने की असफल चेष्टा कर रही थी। वो एक वाक्य उसके हृदय में जितना चुभा, वैसा पेना कोई वाक्य वो ना निकाल सकी। नैना के मुंह से निकला, भाभी तुम किसके मुंह लग रही हो? मनीराम क्रोध से मुट्ठी बांधकर बोला, मैं अपने ही घर में अपना यह अपमान नहीं सह सकता। नैना ने भाबज के सामने हाथ जोड़कर कहा, भाभी मुझ पर दया करो, ईश्वर के लिए यहाँ से चलो। सुखदा ने पूछा, कहाँ है सेठ जी? जरा मुझसे उनसे दो दो बातें करनी है। मनीराम ने कहा, आप इस वक्त उनसे नहीं मिल सकती। उनकी तबीयत अच्छी नहीं है और ऐसी बातें सुनना वो पसंद ना करेंगे। अच्छी बात है, ना जाऊंगी। नैना देवी, कुछ मालूम है तुम्हें? तुम्हारी एक अंग्रेजी सौत आने वाली है, बहुत जल्द। अच्छा ही है, घर में आदमियों का आना किसे बुरा लगता है? एक दो जितनी चाहे आवे, मेरा क्या बिगड़ता है? मनीराम इस परिहास पर आपे से बाहर हो गया। सुखदा नैना के साथ चली तो सामने आकर बोला, आप मेरे घर में नहीं जा सकती। सुखदा रुककर बोली, अच्छी बात है, जाती हूँ, मगर याद रखिएगा इस अपमान का नतीजा आपके हक में अच्छा ना होगा। नैना पैरों पड़ती रही, पर सुखदा झल्लाई हुई बाहर निकल गई। एक क्षण में घर की सारी औरतें और बच्चे जमा हो गए और सुखदा पर आलोचनाएं होने लगी।
किसी ने कहा इसकी आंख का पानी मर गया। किसी ने कहा ऐसी ना होती तो खसम छोड़कर क्यों चला जाता। नैना सिर झुकाए सुनती रही। उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही थी। तेरे सामने यह अनर्थ हो रहा है और तू बैठी सुन रही है। लेकिन उस समय जबान खोलना कहर हो जाता। वो लाला समरकांत की बेटी है। इस अपराध को उसकी निष्कपट सेवा भी ना मिटा सकी थी। वाल्मीकि रामायण की कथा के अवसर पर समरकांत ने लाला धनीराम का मस्तक नीचा करके इस बेमन्यस्य का बीज बोया था। उसके पहले दोनों सेठों में मित्र भाव था। उस दिन से द्वेष उत्पन्न हुआ। समरकांत का मस्तक नीचा करने के लिए धनीराम ने यह विवाह स्वीकार किया। विवाह के बाद उनकी द्वेष ज्वाला ठंडी हो गई थी। मनीराम ने मेज पर पैर रखकर इस भाव से कहा मानो सुखदा को वो कुछ नहीं समझता। मैं इस औरत को क्या जवाब देता। कोई मर्द होता तो उसे बताता। लाला समरकांत ने जुआ खेलकर धन कमाया है। उसी पाप का फल भोग रहे हैं। यह मुझसे बातें करने चली है। इनकी माता है। उन्हें उस सोहदे शांति कुमार ने बेवकूफ बनाकर सारी जायदाद लिखा ली। अब टके टके को मुहताज हो रही है। समरकांत का भी यही हाल होने वाला है और यह देवी देश का उपकार करने चली है। अपना पुरुष तो मारा मारा फिरता है और अब देश का उद्धार कर रही है। अछूतों के लिए मंदिर क्या खुलवा दिया। अब किसी को कुछ समझती ही नहीं। अब म्यूनिसिपैलिटी से जमीन के लिए लड़ रही है। इसी गच्चा खाएगी कि याद करेगी। मैंने इन 2 सालों में जितना कारोबार बढ़ाया है लाला समरकांत 7 जन्म में नहीं बढ़ा सकते। मनीराम का सारे घर पर आधिपत्य था। वो धन कमा सकता था। इसलिए उसके आचार व्यवहार को पसंद ना करने पर भी घर उसका गुलाम था। उसी ने तो कागज और चीनी की एजेंसी खोली थी। लाला धनीराम घी का काम करते थे और घी के व्यापारी बहुत थे। लाभ कम होता था। कागज और चीनी का वो अकेला एजेंट था। नफा का क्या ठिकाना। इस सफलता से उसका सिर फिर गया था। किसी को ना गिनता था। अगर कुछ आदर करता था तो लाला धनीराम का। उन्हीं से कुछ दबता भी था। यहाँ लोग बातें कर रहे थे कि लाला धनीराम खांसते लाठी टेकते हुए आकर बैठ गए। मनीराम ने तुरंत पंखा बंद करते हुए कहा आपने क्यों कष्ट किया बाबूजी। मुझे बुला लेते। डॉक्टर ने आपको चलने फिरने को मना किया था। लाला धनीराम ने पूछा क्या आज लाला समरकांत की बहू आई थी। मनीराम कुछ डर गया। जी हाँ, अभी अभी चली गई। धनीराम ने आंखें निकालकर कहा तो तूने अभी से मुझे मरा समझ लिया। मुझे खबर तक ना दी। मैं तो रोक रहा था पर वो झल्लाई हुई चली गई। तुमने अपनी बातचीत से उसे अप्रसन्न कर दिया होगा। नहीं वो मुझसे मिले बिना ना जाती। मैंने तो केवल यही कहा था कि उनकी तबीयत अच्छी नहीं है। तो तुम समझते हो जिसकी तबीयत अच्छी ना हो उसे एकांत में मरने देना चाहिए। आदमी एकांत में मरना भी नहीं चाहता। उसकी हार्दिक इच्छा होती है कि कोई संकट पड़ने पर उसके सगे संबंधी आकर उसे घेर ले। लाला धनीराम को खांसी आ गई। जरा देर के बाद वो फिर बोले मैं कहता हूँ तुम कुछ सीढ़ी तो नहीं हो गए। व्यवसाय में सफलता पा जाने से किसी का जीवन सफल नहीं हो जाता। समझ गए। सफल मनुष्य वो है जो दूसरों से अपना काम भी निकाले और उन पर एहसान भी रखे। सेखी मारना सफलता की दलील नहीं, ऊंचेपन की दलील है। वो मेरे पास आती तो यहाँ से प्रसन्न होकर जाती और उसकी सहायता बड़े काम की वस्तु है। नगर में उसका कितना सम्मान है, शायद तुम्हें इसकी खबर नहीं। वो अगर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो एक दिन में तबाह कर सकती है और वो तुम्हें तबाह करके छोड़ेगी। मेरी बात गांठ बांध लो। वो एक जिद्दी औरत है जिसने पति की परवाह ना की, अपने प्राणों की परवाह ना की। ना जाने तुम्हें कब अकल आएगी। लाला धनीराम को खांसी का दौरा आ गया।
मनीराम ने दौड़कर उन्हें संभाला और उनकी पीठ सहलाने लगा। 1 मिनट के बाद लाला जी को सांस आई। मनीराम ने चिंतित स्वर में कहा, इस डॉक्टर की दवा से आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है। कबीराज को क्यों ना बुला लिया जाए, मैं उन्हें तार दिए देता हूँ। धनीराम ने लंबी सांस खींचकर कहा, अच्छा तो होऊंगा बेटा, मैं किसी साधु की चुटकी भर राख से। हाँ, वो तमाशा चाहे कर लो, और यह तमाशा बुरा नहीं रहा। थोड़े से रुपए ऐसे तमाशों में खर्च कर देने का मैं विरोध नहीं करता, लेकिन इस वक्त के लिए इतना बहुत है। कल डॉक्टर साहब से कह दूंगा, मुझे बहुत फायदा है, आप तशरीफ ले जाएं। मनीराम ने डरते हुए पूछा, कहिए तो मैं सुखदा देवी के पास जाऊं? धनीराम ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारा अपमान करना नहीं चाहता। जरा मुझे देखना है कि उसकी आत्मा कितनी उदार है। मैंने कितनी ही बार हानियां उठाई, पर किसी के सामने नीचा नहीं बना। समरकांत को मैंने देखा, वो लाख बुरा हो पर दिल का साफ है, दया और धर्म को कभी नहीं छोड़ता। अब उनकी बहू की परीक्षा लेनी है। ये कहकर उन्होंने लकड़ी उठाई और धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ चले। मनीराम उन्हें हाथों से संभाले हुए था। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और हमारे अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।